नमस्कार साथियों। आज का सेशन करियर गाइडेंस और आज आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। आपसे अनुरोध किया था कि आज के सेशन में आप अपने सवाल मुझसे करेंगे और उन सवालों के उत्तर मैं आपको दूंगा। तो आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं जिससे कि मैं आपको उनका उत्तर दे सकूं। करियर गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन रखा गया है। साथियों, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऑर्डिनरी नॉलेज या ऑर्डिनरी लेवल के लोग दुनिया में ज़्यादातर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के लोग दुनिया में कम होते हैं। जब हम करियर को ऑप्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें पहले ये सवाल अपने से करना चाहिए कि हम ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानकर सोचने लग जाते हैं सम वेज। क्वेश्चन नंबर 1, सम वे टू एनहांस ऑफ करियर को कैसे एनहांस किया जाए। मैं वही बातें कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, एक स्टूडेंट अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, वहाँ प्रथम आता है, फर्स्ट आता है, फर्स्ट पोजीशन गेन करता है या स्कूल में फर्स्ट पोजीशन गेन करता है, तो उसको ये लगने लग जाता है कि अब मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। जब उसका कंपटीशन होता है लार्जर लेवल पे, लार्ज ग्रुप में, तो वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बीच में कंपटीशन होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो साथियों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखना कि सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल करें कि आपके लिए करियर क्या इंपॉर्टेंट है। तमाम लोग 10 तरीके के सवाल करते हैं। घर में पेरेंट्स कहते हैं आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, यू बिकम इंजीनियर, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है। देखिए साथी, स्कोप क्या होता है ये समझना जरूरी है। स्कोप किसी चीज़ का नहीं होता, स्कोप हमारे अंदर होता है। जो चीज़ हम भली भांति अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिस काम को हम बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, हमें वो ही अपना करियर चूज करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई एक्स इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, कोई वाई अगर मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है तो मैं भी मैनेजमेंट कोर्स करूंगा। नॉट लाइक दैट। जो आप चाहते हैं आपकी पोटेंशियल के हिसाब से है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। देखिए, आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, सिग्नेचर स्ट्रेंथ का पता लगाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए सही से कि मेरा सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, कहाँ मैं अपने को प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ मैं अपने को प्रूव कर सकती हूँ। और साथियों, अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको कुछ लोगों के बीच जाकर अपने ऊपर उनसे सवाल करने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि वेयर आई कैन डू वेल। अब आप एक या दो लोगों से पूछेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक दो लोगों से पूछेंगे तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है अबाउट यू, उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, मैं कल भी ये बात कह रहा था कि एडवाइस सही देने वाले लोग कम होते हैं दुनिया में। क्योंकि होता क्या है, हम अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से राय देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जिसको आप राय दे रहे हैं, उसके लेवल के अकॉर्डिंग राय देनी होती है। तो ऐसे लोगों को तलाश कर जानने की कोशिश कीजिए कि आपका सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है। सिग्नेचर स्ट्रेंथ जानना जरूरी है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वो जब आप जान लेते हैं तो फिर उसी को पकड़ के चलिए आप, और जब उसको पकड़ के आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका करियर फ्रूटफुल होगा। देखिए, अगर अनिल कुंबले साहब का एक इंटरव्यू, उसमें उनसे पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता था। तो उनसे दूसरा सवाल किया गया कि आप क्रिकेटर बन गए, इंजीनियर नहीं बने, इस बात का आपको अफसोस है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अफसोस नहीं है इस बात का, मेरा नाम तो हो रहा है इससे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिंदगी में, हर कोई सबसे पहली चाहत उसकी यह है कि वो अच्छा कमाए और अच्छा नाम हो उसका। गुड अर्निंग एंड गुड फेम, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी बात को
आप जिस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस काम में आपका स्ट्रेंथ है, उसी को अपना करियर अडॉप्ट करें। ना कि ये कि एक्स ने ऐसा करा तो मैं ऐसा कर लूं, वाई ने ऐसा करा तो मैं ऐसा कर लूं, जेड ने ऐसा करा तो मैं ऐसा कर लूं। नॉट लाइक दैट। ये कोई नेसेसरी नहीं है। देखिए, जिस फील्ड में आप अच्छा करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, स्कोप कभी भी बाहर नहीं होता, स्कोप आपके अंदर होता है। आपके अंदर है स्कोप। उस स्कोप को आपको पहचानना है, वो स्कोप बाहर नहीं है। रिसेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कोई रिसेशन नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जब भी बन सकते हो जब आप अपनी पहले स्ट्रेंथ को पहचानो। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लोगे, सिग्नेचर स्ट्रेंथ को पहचान लोगे, तब आपके लिए काम आसान होगा। तो साथियों, पहली चीज क्या है कि आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को पहचानें। दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फील्ड्स को ले लेते हैं कि ये कर लेंगे, 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 यहाँ नहीं तो ये कर लेंगे, यहाँ नहीं तो ये कर लेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं कई लोगों को मशवरा भी देता हूँ, इस बात पे बताता भी हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मेरे क्षेत्र में ही, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। पता लगा पहले एसएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू करी उन्होंने, 3-4 महीने एसएससी की तैयारी करी, उसके बाद पता लगा फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ने दस्तक दे दी, फिर उसके बारे में उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया, उसे छोड़ दिया पहले वाले को। फिर कोई तीसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ गया, उस पर फोकस करा, उसको करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ। आपको मालूम ही नहीं है आपको करना क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप अगर वेवर्ड होंगे, बहुत सारे फील्ड्स लेके नहीं चल रहा है, बहुत सारे फील्ड्स लेके अगर आप चलेंगे तो यू विल फॉल डाउन, आप गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, कंसंट्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन होगी, और वो पर्टिकुलर लाइन आपको अपने आप से पूछनी है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। जो आपका स्ट्रेंथ है उसको पकड़ लीजिए आप बस कस के, और उसको पकड़ के चलिए। जब उसको पकड़ के आप चलेंगे देन यू कैन डू वेल। लेकिन हम देखते क्या है, एक्स ये कर रहा है तो मैं ये कर लूं, वाई ये कर रहा है तो मैं ये कर लूं। ऐसा नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग जो है, जो इंजीनियर बनेगा वो बहुत बड़ी हस्ती का आदमी होगा, या जो डॉक्टर बनेगा तो वो बहुत बड़ा काम कर लेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ना है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन, हाउ कैन वी अटेन वर्क लाइफ बैलेंस विद 10 आवर्स हैक्टिक शिफ्ट? लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, आशीष सक्सेना। आशीष जी, गुड इवनिंग। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है आशीष जी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और करियर गाइडेंस के लिए बेहद जरूरी है ये। सबसे पहले तो ये है कि आप ये पता लगाइए, मैं चाहता हूं कि आप ये एक सर्वे करें कि आप किस काम के लिए कितना समय देते हैं। और आपकी लाइफ में 3Ds का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पर 3Ds होंगे बहुत पावरफुल तरीके से, आई एम टेलिंग यू, आप बड़े अच्छे से टाइम को मैनेज करेंगे और आप देखेंगे कि आपका काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यू विल बी एबल टू वर्क मोर। 3Ds, डेडिकेशन, ड्रीम्स एंड डिजायर्स। देखिए, अगर आपकी डिजायर्स बहुत स्ट्रांग है, आई एम टेलिंग यू, तो आपको वक्त निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि जो आदमी भरा हुआ होता है, भरा से मतलब जो आदमी बिजी होता है वो खाली होता है, और जो खाली होता है वो बिजी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति बिजी है वो टाइम का हिसाब किताब लेकर के चलता है, टाइम को पकड़ करके चलता है। और जो व्यक्ति टाइम को पकड़ के चलता है, जो व्यक्ति टाइम का हिसाब किताब रख के चलता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है। वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए समय का हिसाब किताब रखना जरूरी है। जब आप समय का हिसाब किताब रखते हैं, टाइम का हिसाब किताब रखते हैं, टाइम का लेखा जोखा रखते हैं, तो आप बहुत जबरदस्त बैलेंस अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जरूरी है कि एक तो आप अंदर से खुश रहें। देखिए, मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज करता हूं, कल भी किया था, कि आपका गोल स्टेटमेंट क्या है। जब आपका गोल स्टेटमेंट आपके सामने होगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है
वो बहुत तेजी से काम करने लग जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप वही बात सोचोगे कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है समहाउ और दी अदर। और जब आप उस गोल की तरफ देखते चले जाएंगे आपका फोकस बनता चला जाएगा। मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मेनी लाइंस कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, ये सब ना करके आप एक पर्टिकुलर लाइन पिक करें, उस पर फोकस करें। और आपका फोकस कैसा होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए जो जिसको कोई हिला ना सके। और मैं बोल रहा हूं कि आपको जो लाइन चूज करनी है वो कौन सी है? वो आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ पहचाननी है। सिग्नेचर स्ट्रेंथ पहचान करके उसमें अपना करियर बिल्ड करना है, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। देखिए, आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं, हो सकता है किसी के माइंड में सवाल चल रहा हो, शायद पूछ नहीं रहे हो, या हो सकता है आगे पूछ लें कि सर आप इतनी सारी चीजें क्यों करते हैं, फिर आप फिर एक लाइन को क्यों नहीं पकड़ के चलते हैं? यू आर इनटू राइटिंग, यू आर इनटू एडिटिंग, यू आर इनटू ब्रॉडकास्टिंग, यू आर इनटू टीचिंग, तमाम चीजें हैं, यू आर इनटू ट्रेनिंग, व्हाई यू आर डूइंग इट? देखिए, शुरुआत में, बिगिनिंग में जब करियर की हम शुरुआत करते हैं तब हमारे पास चॉइसेस बहुत नहीं होती। तब हमें एक लाइन को पकड़ के अपने को, अपने टैलेंट को, अपने कैपेबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपने को प्रूव करना होता है। वंस यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, जब आपके पास ज्ञान बढ़ने लग जाता है एक लाइन के जरिए, और जब आपके अंदर एक विजडम डेवलप हो जाती है, एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, देन यू कैन डू एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। हमेशा एक स्कूल के प्रिंसिपल एक्सपीरियंस बंदे को क्यों बनाया जाता है? प्रिंसिपल को तो सारे काम करने हैं ना, टीचिंग भी करनी है, मैनेजमेंट भी करना है, सब कुछ करना है, तो उसी को क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि जब आप करियर की शुरुआत करते हैं, अगर वहां पर आपने मल्टी फेसेट एंगल ले लिया, यू आर गॉन। नॉलेज होना एक अलग बात है, लेकिन उसको करियर की तरीके से चूज करना कि मैं ये भी कर लूं, 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 तो उसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर लूं। फोकस बिल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में। इट इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। तो हमेशा डेप्थ में बिलीव करिए, विथ में बिलीव मत करिए। डेप्थ में बिलीव करिए, विथ में नहीं। आपको डेप्थ में बिलीव करना चाहिए, गहराई में जाइए। जिस सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आपने आइडेंटिफाई किया है, जो आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, उसकी डीप में जाकर के आप उस पर वर्क कीजिए। और आप उस पर इतना वर्क करते चले जाइए, इतना वर्क करते चले जाइए कि आपका वो पैशन हो जाए। और पैशन ही नहीं हो जाए, उसका आलम ऐसा हो जाए कि वो आपके पैटर्न्स में आ जाए, बिहेवियरल पैटर्न्स में आ जाए, आपकी हैबिट्स बन जाए, आपके रिचुअल्स बन जाए। मतलब कि आप उसमें जीने लग जाए, वो सारी चीजें आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में आ जाए। ये आप लगातार करते चले जाइए। जैसे आपका अगर सिग्नेचर स्ट्रेंथ टीचिंग है, तो आप अगर कहीं किसी को छोटी सी बात भी कह रहे हैं ना, तो आपका अंदाज है, बयां ऐसा आ जाए कि आपको देखकर कोई कहे कि यार ये आप लगता है आप टीचिंग में, यू आर इनटू टीचिंग। वो आपको अपना पैशन बनाना, अपना सिग्नेचर स्ट्रेंथ को अपना पैशन बनाना है। और ऐसा फोकस रखना जो अनफ्लिंचिंग, हिलने वाला नहीं है। उस फोकस के साथ, उस 3Ds मैंने कहा था, डेडिकेशन, ड्रीम्स एंड डिजायर्स, ये 3D का मंत्र जो है, इसको पकड़कर आप चलते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, आगे होते चले जाइए। अब देखिए रिजल्ट आएगा। लेकिन आज की जनरेशन क्या करती है कि वो 10 चीजों को पकड़ना शुरू कर लेते, बोले ये भी कर लें, वो भी कर लें। और दूसरी बात क्या है, दूसरे को देख करके बोले उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। उस व्यक्ति का, आपके फ्रेंड का, जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, उसका लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है। यू मे नॉट बी फिट फॉर दैट लाइन, हो सकता है उसके लिए फिट ना। किसी भी फील्ड का स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी भी बाहर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पर है वो, इट इज ऑन यू। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसका स्कोप नहीं है। स्कोप कोई भी नहीं बनाने वाला, स्कोप आप बनाने वाले हैं।
सिर्फ आपको पहले क्या करना है, मैंने बोला बार बार, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ। आप हर चीज को ना कहते चले जाइए, लिटरली हर चीज को ना कहते चले जाइए, जो भी आपके सामने आया उसको ना कहते चले जाइए। बस एक चीज पकड़ लीजिए, वो है आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ। उसको पकड़ के चलिए और उसको बिल्ड करते चले जाइए, उसमें गहराइयां बनाते चले जाइए, उसमें गहराइयां इतनी बनाते चले जाइए कि आपको उसके बारे में पूर्ण ज्ञान, जितना भी ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड पूर्ण ज्ञान आपको मिल जाए। और फिर जब वो नॉलेज आपको मिल जाएगी, उस लेवल की नॉलेज आपको मिल जाएगी, देन नोबडी विल स्टॉप, कोई आपको आएगा आगे बढ़ने से। याद रखिए, आपका गोल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं। कल मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, एक असाइनमेंट दिया था कि 10 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर सेल्फ, आपको इस पर काम करना है। आई होप आपने किया होगा। उसको पकड़ लीजिए, उसको पकड़ के चलते चले जाइए, यू विल विन, कभी दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, मेरा ये मानना है, करियर के लिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हार्ड वर्क इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो रिक्शा वाला जो बहुत अच्छी लाइफ गुजारता है, वो भी एक अच्छी लाइफ है, उसके 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 लाइफ में वो एक बढ़िया लाइफ है, उसके हिसाब से वो एक बढ़िया लाइफ है। उससे बड़ा हार्ड वर्किंग पर्सन कोई नहीं है। तो वो क्यों नहीं डीएम या कुछ और बन जाता? रीजन बीइंग, केवल हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, स्मार्टनेस, टैक्ट भी जरूरी होता है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप स्मार्टनेस के साथ काम करते हैं, स्मार्टनेस यहां पर क्या है, ये पता लगाना, ये आइडेंटिफाई करना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जब आप जान जाएंगे मेरी ताकत क्या है, तो काम आसान होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ये क्वेरी सेशन है, मैं तो ऐसे बोलता ही चला जाऊंगा। आप लोगों के सवालों के लिए खासतौर पे सेशन रखा गया, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस करें। सर, बट एवरीवन सेज डू हार्ड वर्क। अंशी, हर कोई कहता है हार्ड वर्क करो। अंशी, मैं थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करना चाहता हूं। हार्ड वर्क, हार्ड का मतलब क्या होता है? ठोस। ठोस चीज अच्छी होती है क्या? नहीं होती है, नहीं होती है। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, इसमें डिनायल नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क मोर इंपॉर्टेंट है। जिस लेवल पे आप हो, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। फॉर ए रिक्शा पुलर, या वो व्यक्ति जो मजदूर है, उसके लिए हो सकता है कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट हो। आपके लिए स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होता। रीजन बीइंग, हार्ड वर्क तो हो रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा। अगर उस हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क हो, उसमें टेक्निक्स एंड टूल्स हो, चीज़ों को पढ़ने का तरीका हो, वेज हो, मेथड्स यूज किए जाए कि हम कैसे पढ़ें जो अच्छा रिजल्ट निकल के आए। अंशी, यू आर राइटिंग नो, आई डोंट नो व्हाई यू आर राइटिंग नो, प्लीज इसको जरा स्पेसिफाई कीजिए। आप नो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? अंशी, प्लीज इसको आप क्लैरिफाई करें, ये नो किस पॉइंट पे लिख रहे हैं आप? तो आप जब एक सिस्टम बनाकर काम करते हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलती है। देखिए, सक्सेस को गेन करने के लिए अल्टीमेटली
करियर गाइडेंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको ओके सर एंड थैंक्स। क्योंकि आपको देखिए अंशी, आप आगे से याद रखिएगा, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ, तो हम करियर गाइडेंस की आज बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करियर गाइडेंस में हमें इसलिए करियर गाइडेंस चाहिए क्योंकि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और साथियों, सक्सेस पाने के बहुत सारे मंत्राज हैं, लेकिन मैं सारे मंत्राज को मैं 3 मंत्राज में समअप करके आपको बताना चाहता हूं। 3 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो बेहद जरूरी है सक्सेस को पाने के लिए, देखिए मैं इसको एक मॉडल के थ्रू समझाता हूं आपको। यस, आई एम ए टीचर एंड आई वांट टू सी मी a professor like you after 10 years. What should be done by me to be so that please guide me? काव्य सौरभ वर्मा जी। काव्य जी, सबसे पहले तो आपने अपना एरिया आइडेंटिफाई किया। पहले मैं आपका आंसर दे देता हूं, उसके बाद मैं उस पॉइंट पे आऊंगा सक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर। आपने लिखा कि आप एक टीचर हैं और आप अपने को एज ए प्रोफेसर देखना चाहते हैं। आपने अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, गुड। पहला स्टेप, आपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ आपने आइडेंटिफाई कर ली। इसमें गहराई कितनी बनाई है आपने? क्या आपको मालूम है कि एक प्रोफेसर बनने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? क्या आपने गहराइयां बनाना शुरू करी? इसमें गहराइयां बनाना पहले जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप गहराइयां बनाए। सर प्लीज टेल। नगमा, व्हाट यू आर आस्किंग? यू आर राइटिंग सर प्लीज टेल व्हाट यू आर आस्किंग। तो गहराइयां से मुराद मेरा यह है कि जब आपने एक बार अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लिया दैट यू वांट टू बी ए प्रोफेसर, आप वो काम अच्छा कर सकते हैं, आप टीचिंग के आपके अंदर क्वालिटीज हैं, तो अब आपको ये देखना है कि टीचिंग में प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है? क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशन का लेवल आपको लाना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड है फॉर बीइंग प्रोफेसर। तो उस क्वालिफिकेशन के लिए आप भागिए, पीएचडी, नेट, व्हाटएवर। पीएचडी के लिए, नेट के लिए आप जाएं, उस पर काम करें आप, ठीक है? उसकी जो गहराइयां है, उसमें रिसर्च की जो जरूरत है, उस पर काम करना शुरू करें, ग्रेजुअली काम करें उस पर। फिर आप धीरे 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 आप, जब गहराई कैसे बनती है? गहराई एकदम से नहीं बनती है, वो धीरे धीरे बनती है और लक्ष्य निर्धारण करके बनती है। फिर धीरे धीरे आप जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करते चले जाइए एंड देन अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल। सर योर मंत्रास, कौन से मंत्रास नगमा? अच्छा, सक्सेस की बात परहैप्स आप पूछना चाह रहे हैं जी। तो हम बात कर रहे थे सक्सेस की। अल्टीमेटली करियर गाइडेंस की जरूरत जो है वो सक्सेस के लिए है। तो यहां पर 3 चीजें वाइटल हो जाती हैं। उन 3 चीजों को मैं एक अपने अलग अंदाज में एक मॉडल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। आप देखिए, हर किसी व्यक्ति का डाउन द लाइन एक गोल होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि मैंने इंजीनियरिंग लाइन चूज करी है या इंजीनियरिंग के बारे में सोचा है, मेरा वो जो है सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, कोई कह रहा है टीचिंग मेरा सिग्नेचर स्ट्रेंथ है। अल्टीमेटली हर कोई एक चीज को डिमांड करता है, वो है कैश, CASH, विच यू वर टेलिंग जस्ट नाउ। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं नगमा। कैश, CASH, इसकी जरूरत हर किसी को है। कैश इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश इन टर्म्स ऑफ नेम एंड फेम, यही है ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली। CASH ये ऑब्जेक्टिव है। इस कैश के लिए KASH की जरूरत पड़ती है। साथ ही ध्यान दें, CASH के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए कैश की जरूरत है, CASH, और CASH के लिए KASH की जरूरत है। अब ये KASH क्या है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इस KASH पर आपको काम करना है। K का मतलब है नॉलेज। अब देखिए, जब नॉलेज की हम बात करते हैं तो नॉलेज जो है वो आपको कैसे लेनी है। किसी भी
सर प्लीज टेल एनी एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वर्क। मैं उस पर भी आ रहा हूं अभी, इसमें ही है स्मार्ट वर्क का एग्जाम्पल आएगा अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको। इस मॉडल को अच्छे से समझ लेंगे, इसमें स्मार्ट वर्क भी आ जाएगा। तो देखिए पहली चीज है नॉलेज। वंस आपने अपना सिग्नेचर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता लग गया मेरा स्ट्रेंथ है राइटिंग या मेरा स्ट्रेंथ है से स्पीकिंग या से मेरा स्ट्रेंथ है टीचिंग, आपने एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस पर आपको नॉलेज एक्वायर करनी है। अब यहां नॉलेज आपको किस तरीके की एक्वायर करनी है ये भी आप समझ लीजिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नंबर 1, नॉलेज फॉर करियर इन दैट एरिया। KAS स्टैंड्स फॉर, के का मतलब यहां पर है नॉलेज। अब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। के का मतलब है, वन मोर क्वेश्चन, यस काव्य पूछ लेना आप बाद में। तो पहला है नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज, जब आपने अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, सिग्नेचर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको इमीडिएट बेसिस पे 2 तरीके की नॉलेज की जरूरत है। आप समझें क्या है। पहले तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, नंबर 1। सर आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर तोशी आपको बनवाएंगे, अभी रुकिए थोड़ा सा, अभी अभी बात करेंगे उस पर भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट टाइम पे पूछने की कोशिश करें। राइट टाइम पे क्वेश्चन पूछे महक, आप पहले जब पूरी बात हो जाए, क्वेश्चन का आंसर हो जाए, तब आप अपना क्वेश्चन लाएं। अदरवाइज फिर वो दिक्कत होता है उस क्वेश्चन को याद रखना, है ना। तो आप क्वेश्चन जब भी पूछें जब एक क्वेश्चन का आंसर हो जाए, जब एक बात खत्म हो जाए तब आप क्वेश्चन पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप दोबारा, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा पूछिएगा जिससे कि स्क्रीन पे आ जाए। पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काव्य आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ, तो बात चल रही थी कि जब आपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लिया, ध्यान से सुने, हम बात कर रहे हैं KASH की, ओके, KASH की बात कर रहे हैं हम, तो इस पर ध्यान रखेंगे। नगमा आप ध्यान दें, आपने कहा था ये KASH का क्या मतलब है। तो नॉलेज आपको कैसी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज, यानी जिस फील्ड में आपने जिसको आइडेंटिफाई किया है, जिस एरिया को यू वांट टू बी ए टीचर, तो आपको उसकी नॉलेज, कि आपने डिसाइड कर लिया यू वांट टू बी ए टीचर ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश की नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज रिक्वायर्ड है। दूसरा, नॉलेज फॉर यूजिंग योर सब्जेक्टिव नॉलेज एज ए करियर, मतलब उस नॉलेज, उसकी नॉलेज भी कि उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। नहीं नहीं सॉरी मत कहो बेटा, सॉरी नहीं कहो, डोंट से सॉरी। क्वेश्चन ठीक, सॉरी करने की जरूरत नहीं है महक, डोंट से सॉरी। इसको मतलब मैं भूल जाऊंगा इसलिए कह रहा हूं, उसको दोबारा पूछेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने जो नॉलेज सब्जेक्टिव ली है वो मैं करियर में इस्तेमाल कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने काव्य को बताया कि आपको क्या करना है, PhD या नेट करना है, तो इसकी नॉलेज भी तो चाहिए, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। काव्य इंग्लिश के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, और फिर उस नॉलेज को अपना करियर बनाने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो चाहिए। तो KASH की बात चल रही है, ये अभी के एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो के में नॉलेज, पहली नॉलेज कौन सी बताई मैंने आपको, सब्जेक्टिव नॉलेज। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसे। पहली चीज है सब्जेक्टिव नॉलेज, दूसरी चीज है नॉलेज फॉर करियर। जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको करियर में यूज करने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो नॉलेज, जिसमें आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। उस फील्ड में जो लोग अच्छा काम कर चुके हैं, जैसे काव्य ने मुझसे पूछ लिया ये क्वेश्चन, उनसे राय मशवरा कर सकते, उनसे नॉलेज ले सकते हैं। तो नॉलेज का सोर्स वो गूगल भी हो सकता है, कुछ बुक्स भी हो सकती हैं, बड़े बड़े लोग जो उस फील्ड में काम कर चुके हैं उनसे भी आप वो नॉलेज ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके की नॉलेज मैंने डिस्कस करी। अब थर्ड नॉलेज जो रिक्वायर्ड है, आप सुने, तीसरी जो नॉलेज रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड जनरल नॉलेज। अब ये जनरल नॉलेज क्या है, जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पता तो होगा ही आपको, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जनरल नॉलेज नहीं है। करियर की जब हम बात करते हैं तो वहां जनरल नॉलेज का डेफिनेशन अलग होता है। देखिए किसी भी फील्ड में
कोई भी फील्ड आप बात कर लीजिए, उसमें क्या होता है, एक होता है डोमेन नॉलेज और एक होता है एरिया नॉलेज। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको टीचिंग की नॉलेज, टीचिंग एज ए होल, नॉट लाइक कि आप मैथमेटिक्स के टीचर बन जाओ, नॉट लाइक कि आप फिजिक्स पढ़ाने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसकी नॉलेज नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स की नॉलेज हो, फिजिक्स की नॉलेज हो, केमिस्ट्री की नॉलेज हो, इफ यू आर ए टीचर ऑफ इंग्लिश। टीचिंग की नॉलेज इन जनरल, ये कहलाती है आपकी जनरल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग में, मैं वैसे ही एक लाइटर मोड पे आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। आप टीचिंग में, आप टीचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अब आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप इंग्लिश की माशाल्लाह अच्छी नॉलेज है आपको, लेकिन जो हायर लेवल पे जाएंगे तो नॉलेज ज्यादा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो जो नॉलेज आप सीख कर रहे हैं सब्जेक्ट की, वो प्लीज सजेस्ट मी व्हाट कोर्स आई नीड टू प्रेफर व्हाइल डूइंग अ जॉब। आई वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, विद दैट आई वांट टू डू सम। अनस, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अभी मैंने महक से भी बोला है, आप क्वेश्चन, पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगा तब क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको कॉपी कर लीजिए, और जैसे ही मैं अपनी बात फिनिश कर दूं ना, ये KASH मॉडल बता दूं, फिर आप एकदम क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और अगर कोई और किसी और ने डाला तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है फिर रोल करके क्वेश्चन देखना, इट्स डिफिकल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को राइट टाइम पे, क्योंकि अभी क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चंस याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, देन आप अपना क्वेश्चन रखेंगे, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। नहीं नहीं, सॉरी नहीं कहिए, सॉरी कोई नहीं कहेगा। अभी देखिए, सॉरी कहने का वो मैटर नहीं है, अभी महक को भी कहा सॉरी मत कहिए, आप क्वेश्चन टाइम पे पूछ लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच अनस। तो कैश की हम बात कर रहे थे, KASH की नॉलेज का जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि सब्जेक्टिव नॉलेज आप पे है, आपने इंग्लिश की नॉलेज ले ली, सब्जेक्टिव नॉलेज, गुड, लेकिन टीचिंग कैसे की जाए, टीचिंग के गुण क्या होते हैं, टीचिंग एटिकेट्स क्या होते हैं, टीचिंग इन जनरल क्या होती है, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ये कहलाएगा आपका जनरल नॉलेज। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप मुझे सर के दर्द की 10 दवाइयों के नाम बताओ काफिया, नहीं, और फिर मैं कहूं आप पे तो जनरल नॉलेज नहीं। नो, दैट इज नॉट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब है जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड का जो ब्रॉडर लेवल है, मैंने कहा ना डोमेन एंड एरिया, दो चीजें होती हैं, तो उसकी नॉलेज जो है जनरल नॉलेज, वो भी पूरा नहीं, जनरल नॉलेज उसकी जो है वो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो होती है, बैकग्राउंड नॉलेज जो होती है, उसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज, वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप केवल फील्ड पे काम कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वही आपके अंदर स्मार्टनेस क्रिएट करेगी। इसके बाद आखिरी जो टाइप होता है नॉलेज का, वो कहलाता है LK, इसको बोलते हैं लैंग्वेज नॉलेज। देखिए, आता आपको सब कुछ है, लेकिन आप उसको बयां नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्या फायदा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ उनको आता है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा लैंग्वेज नॉलेज की जरूरत होती है। तो लैंग्वेज, अब कुछ लोग क्या है, उनको टूटी फूटी भाषा में समझाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। यस सर, टेल मी इन डिटेल। नगमा, क्या डिटेल में बताऊं मैं आपको? वही चीज बता रहा हूं नॉलेज के बारे में। तो नॉलेज, मैंने बोला आपसे कौन कौन सी नॉलेज ध्यान रखनी है आपको, जिस पर टारगेट करना है। नंबर 1 बैकग्राउंड नॉलेज, नंबर 2 सब्जेक्टिव नॉलेज, नंबर 3 नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज टू knowledge for making subjective knowledge as your career, then general knowledge, and then language knowledge। इन पर भागिए आप, जबरदस्त। तो के पूरा हो गया, अब आता ए। के ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं नगमा, याद है? ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल होने के लिए करियर में, सफलता पाने के लिए, वो है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ना
हार मानने वाला एटीट्यूड, KASH, उसी की बात कर रहे हैं ना, के एक्सप्लेन हो गया, अब ए पे आ गए हैं। एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? पॉजिटिव। मैंने कई मर्तबा अब आपको बता दिया, रोज ही लगभग हम बात करते हैं एटीट्यूड की, कहीं ना कहीं एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है हर जगह। लाइफ स्किल्स की कभी भी किसी भी स्किल की बात करेंगे एटीट्यूड आ जाएगा बीच में। स्ट्रेस हमको कमजोर भी करता है और हमको मजबूत भी करता है। तो आपका नजरिया है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, आपके नजरिए से वो चलता है। तो आप ऐसी सिचुएशंस में जहां पर आप टूट गए हैं वहां आपका माइंड ज्यादा काम करता है, क्योंकि आप सोचने लग जाते हो मुझे उठना है, आई हैव टू स्टैंड, मुझे खड़ा होना है। वो आपका दिमाग वहां पर ज्यादा तेज चलता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। उसके बाद आता है हियर, एस स्टैंड्स फॉर स्मार्टनेस। साथियों स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस का एग्जाम्पल में मांगा था ना आपने, दूंगा मैं एग्जाम्पल। स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस है नॉलेज को, एटीट्यूड इज बिटवीन रिएक्शन एंड एक्शन। अनस, यू रिमेंबर एक बार केवल एटीट्यूड के ऊपर मैंने आपको 2 पीरियड्स तक एटीट्यूड के बारे में बात की थी, तो आपने कहा भी था सर एटीट्यूड तो किताब में अगर हम पढ़ें तो 2 या 3 पेज में सिमट कर रह जाता है। आपने 2 घंटे उसको बात किया। याद आ गया है मुझे किस्सा जब आपने ये बात लिखी है, एटीट्यूड इज बिटवीन रिएक्शन एंड एक्शन। बिल्कुल सही कहा अनस आपने, एक्शन और रिएक्शन के बीच में ही आपका एटीट्यूड होता है। और मैंने इसको आपको बताया भी था कि रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो एंटर कर जाती है। ऐसा ही रिमेंबर, हाँ यू रिमेंबर दैट। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्मार्टनेस की। स्मार्टनेस का मतलब क्या है? नॉलेज को, ज्ञान को बुद्धिमत्ता के हिसाब से इस्तेमाल करना, नॉलेज को बुद्धिमत्ता के हिसाब से इस्तेमाल करना। मैं आपको स्मार्टनेस का एग्जाम्पल देता हूं। यू नीड एग्जाम्पल्स, आई गिव यू एग्जाम्पल्स। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठ के, सर आपके लेक्चर्स सारे याद हैं, अच्छा अनस थैंक यू। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठ के, बॉस है, मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिस स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं नगमा, ऑफिस में बैठ के बगैर कहीं जाए उन्हें यह पता होता है कि एक्स क्लास में क्या हो रहा है, वाई क्लास में क्या हो रहा है, जेड क्लास में क्या हो रहा है। क्योंकि उनको एग्जैक्टली यह पता है कि नगमा मैडम किस मिजाज की हैं, वर्षा मैडम किस मिजाज की हैं, और नेहा मैडम किस मिजाज की हैं। प्रिंसिपल को पता है कौन टाइम से काम करेगा, कौन क्लास में टाइम से जाएगा, कौन सही से पढ़ाएगा, कौन क्या करेगा। अब मैडम को भागना नहीं पड़ रहा है देखने के लिए क्लास में, शी नोज कि क्लास में क्या हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। कहां हार्डवर्क आया, आप बैठे बैठे चीजें हो गई ना। देखिए मैं अभी आपको इतना सारा कुछ जो आपको मैंने बताया, आपको बता दूं एक खुशखबरी, आपको पता भी लग गया होगा, आप में से कई लोगों को मेरी एक पुस्तक आ रही है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई, कल्चर योर प्रेजेंटेशन। और अभी आपको और ब्रीफ कर रहा हूं, मेरी एक और बुक आ रही है लाइफ स्किल्स। ये जो सब पढ़ाया ना सब उसके अंदर मिल जाएगा आपको, लाइफ स्किल्स बुक आ रही है पूरा कंसोलिडेटेड। तो अब देखिए स्मार्टनेस का मैं आपको एक प्रमाण और देता हूं। मैंने इस कमरे में बैठ के रोज 1 घंटे फेसबुक लाइव होके आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स के बारे में बता दिया। क्या मैं दौड़ रहा हूं कहीं? क्या मैं भाग रहा हूं कहीं? ये क्या कहलाएगी? स्मार्टनेस। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। जहां आपको हाथ पैर नहीं चलाने पड़ रहे, आप दौड़ दौड़ के काम नहीं कर रहे हैं, भाग दौड़ के नहीं कर रहे हैं, आप अपने विजडम को जहां इस्तेमाल कर रहे हैं, विजडम को याद रखिए, विजडम इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। विजडम को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यू आर स्मार्ट, स्मार्टली काम कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह बैठकर बहुत कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है डिफरेंट लेवल्स पे, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की वजह से
उनको फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ता, फिजिकल लेबर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जहां फिजिकल लेबर नहीं है वहां स्मार्टनेस है। जहां आपने फिजिकल लेबर की पॉसिबिलिटी को माइनस कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया अपने माइंड से, अपनी विजडम से, वहां आप स्मार्ट हैं, वहां पर आप स्मार्ट कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं स्मार्टनेस के कि आप, अब आजकल आप सभी स्मार्ट नजर आ रहे हैं। देखो आप टीचिंग कैसे कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, तो यू आर स्मार्ट। एक जगह बैठ के कर रहे हैं क्लास के अंदर। वहां स्कूल में क्या होता था, अब फिजिकल लेबर भी करना पड़ता था, इधर भागे उधर भागे, यहां गए वहां गए, ऑल ओवर। अभी ये स्मार्टनेस काम आ रही है, स्मार्टनेस है ये, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। तो बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज सर एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। Nama, what you are trying to say, because you have lots of knowledge, sir, and you are very much confident, ये सब बातें तो समझ आ रही हैं। बिकॉज आपने लिखा ना, तो दैट मीन्स यू हैव some question in your mind. What is that? Let me know that. नगमा, what is your question? बिकॉज आप ही कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये सब कुछ है इसलिए मैं कर ले रहा हूं। स्मार्टनेस आएगी कैसे, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं, कैसे आएगी स्मार्टनेस? देखिए, मैं आपको, मुझे एक सिचुएशन याद आ गई, मैं उसको, अनस रिलेट कर पाएंगे इसको, क्योंकि अनस की क्लास में मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में कई बार टिप्स इन लोगों को दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल वहीं से देता हूँ, जॉब इंटरव्यू सिचुएशन से लगभग, कि स्मार्टनेस कैसे कायम हो, कैसे उस पर मैं एक सेंसिटाइजेशन दे रहा हूँ आपको सिचुएशन के थ्रू। मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं एंड यू आर ए फ्रेशर, ठीक है। तमाम क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस दैट, बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मॉक इंटरव्यू। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आर यू एक्सपीरियंस्ड? आर यू एक्सपीरियंस्ड? अब आप कहते हैं कि क्या इंटरव्यू ले रहे हैं ये, इन्हें मालूम है मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं आर यू एक्सपीरियंस्ड? व्हाट इज दिस? रेज्यूमे सामने रखा है, उसमें लिखा है साफ कि एक्सपीरियंस नहीं हूं मैं, फिर भी क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं आर यू एक्सपीरियंस्ड? व्हाट डज इट मीन? और आप कहते हैं आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड। ये जान के भी कि इस शख्स को ये पता है, सर आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक विच इज गोइंग ऑन, ओके, ये जान के भी कि इस शख्स को पता, ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्मार्टनेस, उसी पॉइंट को कि स्मार्टनेस कैसे है, ये जान के भी कि पता है, उसके बाद भी क्वेश्चन किया जा रहा है और आप भी आंसर क्या दे रहे हैं, नो आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस कहते कैसे? एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ नॉलेज। अगर आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल बार बार करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे आप कहीं नौकरी करें या ना करें, इट डज नॉट मैटर। स्मार्टनेस ऐसे ही आती है जब आप अपनी नॉलेज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट शेल्स में डालते हैं, सिचुएशंस में डालते हैं, तब आपका माइंड काम करना यूज करता है कि इस नॉलेज में ये वेरिएशन चाहिए, इतना सा वेरिएशन, यहां पे ये वेरिएशन लाना है, यहां पे ये वेरिएशन लाना है, यहां पे इस चीज की नॉलेज लेनी है और एडिशनल, वो कहलाता है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस कहां से आएगी? जब नॉलेज को आप प्रैक्टिकल सांचे में डालेंगे तब आएगी। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, ओनली यू नीड टू टेल नेम, पोजीशन एंड स्किल्स। थैंक्स फॉर द रिवीजन। अनस, आपको याद आ गया? ओके ओके गुड। तो दिस इज व्हाट यू शुड थिंक ऑफ, है ना। स्मार्टनेस को बनाने के लिए ये जरूरी है। फेलियर टू नॉलेज, टू एक्सपीरियंस, टू स्किल्स, एडिशन टू सक्सेस। साथियों, आई मस्ट अप्रिशिएट अनस।
मतलब ये हमारे वो शागिर्द हैं, हमारे वो स्टूडेंट हैं, कम है, एक एक लाइन, एक एक बात इनको याद है हमारी जो हमने पढ़ाई है इनको, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। और ये मुझे कहना चाहिए कि नॉलेज जो भी मेरे पास मैं दे सका इनको, और आज भी दे रहा हूँ, उसका भरपूर इन्होंने इस्तेमाल किया है। आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दैट। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, नो सर आई विल से यस पॉजिटिवली। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि स्मार्टनेस आएगी कैसे, जब आप नॉलेज को एक्सरसाइज करेंगे। अब नॉलेज आपने ले ली और उसको डाल दिया माइंड के किसी कोने में, क्या स्मार्टनेस आएगी, कहाँ से आ जाएगी स्मार्टनेस? जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, नॉलेज कभी भी स्मार्टनेस नहीं देगी। तो कैश में नॉलेज, एटीट्यूड, स्मार्टनेस, और लास्ट लेटर क्या है, एच। ये यहां पर हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क को माइनस नहीं करना है, हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड। पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, हाथ तो चलाने ही पड़ेंगे, लेकिन स्मार्टनेस जरूरी है। देखिए यहाँ पर KASH में पहले स्मार्टनेस आ रहा है, बाद में हार्डवर्क आ रहा है। तो नॉलेज, एटीट्यूड, स्मार्टनेस, हार्डवर्क, ये सब रिक्वायर्ड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनस, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काव्या आप अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, राशि आप भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। कम ऑन, एक क्वेश्चन आप कोई भी अभी डाल दे, जो पहले डाल देगा उसका पहले आंसर मिल जाएगा, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। आप अपना क्वेश्चन डालें प्लीज, काव्य या नगमा, आप जो भी पहले क्वेश्चन डाल देता है। राशि शायद नाराज हो गई, जो भी क्वेश्चन डालना चाहे या डाल सकता है। एक क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं और उसका आंसर होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अनस ने क्वेश्चन किया था, मैं रोल करके ले आया हूँ वो क्वेश्चन। प्लीज सजेस्ट मी व्हाट कोर्स आई नीड टू प्रेफर व्हाइल डूइंग अ जॉब, आई वांट टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, विद दैट आई वांट टू डू सम सोशल एक्टिविटीज ऑल्सो। अनस, कोर्सेज व्हाइल डूइंग अ जॉब। अनस, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल एट नेशनल लेवल। कभी मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, फटाफट देने वाला हूँ। यू आर डूइंग वेरी वेल एट नेशनल लेवल, आई मस्ट से। आपने झंडे गाड़ रखे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। और अब मुझे ये लगता है आपके हिसाब से कि आप बहुत सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, देयर आर मेनी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़। वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, उनके सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो स्टडी मटेरियल आपको देंगे, क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन सारी, टेस्ट भी इवन ऑनलाइन होता है, आप चीटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ। तो आप वो कोर्सेज करें, और क्योंकि मुझे मालूम है कि यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, तो आप वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन के कोर्सेज, HR के कोर्सेज कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ एक, अब आप मुझसे कौन सी यूनिवर्सिटी से करूँ, आपके पास चॉइस ही चॉइस है। मतलब आप ये मान के चलिए, आप US में अगर US ही ले लेते हैं, USA, तो USA में तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं। आप कोई भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से देखिए, कोर्स सब अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर, और लेवल ऑफ एजुकेशन है ही, आपको पता ही है सारा उस कंट्री के बारे में, यू हैव दैट एक्सपोजर। तो आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, और आप चाहें तो बाद में मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वहाँ से कोर्सेज निकालिए, 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के कोर्सेज वो कराते हैं, वो आप करिए, पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, और बड़े अच्छे से वर्चुअल कोर्सेज हैं, आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। और एक जो इंटरनेशनल लेवल पे आप क्वालिफिकेशन लेंगे, तो उसका एक ऑरा भी अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ के माहौल अलग है, वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है, तो आप बहुत सारी नई चीज़ें उसके साथ साथ सीखेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ना आप ये काम शुरू करें, इसको आप इमीडिएट बेसिस पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको आपको करना चाहिए। और अनस, आप सोशल एक्टिविटीज़ की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे खास तौर पे ये चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा भी ड्रीम है कि आप एक ऑनलाइन स्कूल खोलें, ऑनलाइन स्कूल मैं कह रहा हूँ, स्कूल और कॉलेज, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऐसे ही लाइव पोर्टल्स पे आकर के शुरू करें। कुछ प्रोफेसर्स को अपने साथ जोड़ने, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ें, शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना आप फ्री में कर सकते हैं वो करें। ये आप एक सोशल एक्टिविटी करें, ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है। आप देखिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, और अगर इन सब की पॉसिबिलिटी बन रही है तो यू मस्ट डू इट। ठीक है अनस,
इज टीचिंग ए गुड प्रोफेशन फॉर द गुड अर्निंग सोर्स? काव्य, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत लोगों का मानना है कि टीचिंग में कुछ मिलता नहीं। टीचिंग में सबसे, मैं उसी पे पिन पॉइंट कर रहा हूं जिसको आप कहना चाह रहे हो। हालांकि मैं वो नहीं कहूंगा, आप हो सकता है आप सोच रहे हो मैं ये कहूँ कि टीचिंग में आपका नाम हो जाता है तो वो पैसे से बड़ा है, वो सब बातें तो है अपनी जगह, लेकिन मैं आप ये भी कह रहा हूँ पैसों के हिसाब से भी टीचिंग से बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किताबें लिखने के ऑफर्स ज़्यादातर किसको मिलते हैं? काव्य, आई एम आस्किंग यू, किसको ज़्यादातर ऑफर दिए जाते हैं? किसको? बैंक में नौकरी जो कर रहा है उसको लिख सकता है। ज़्यादातर ऑफर किसको मिलते हैं? क्यों मिलते हैं ज़्यादातर ऑफर्स? क्योंकि पब्लिशर्स को मालूम है कि ये किताबें स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स ही देखते हैं कि टीचर के लिखी हुई, टीचर का मतलब क्या है। टीचर, जैसे टीचर वर्ड आ गया, किसी टीचर ने कोई काम किया, अरे नॉलेज होगी इस बंदे को, ये है ना माइंडसेट। लेवल बनाने में टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम से पैदा नहीं होने वाला, टाइम लगता है। एक एक किताब से इतनी रॉयल्टी मिलती है कि जितना एक सीईओ भी, आप देखिए, आज सर्च करिएगा आप गूगल पे, शिव खेड़ा जी ने एक ही किताब लिखी है, यू कैन विन। देखिए क्या धूम मचा रही है वो। राइटिंग, एडिटिंग, ये सब ऑफर्स मिलते हैं टीचर को, प्रोफेसर को। विजिटिंग क्लासेस, विजिटिंग गेस्ट लेक्चर्स एंड ऑल, ये सब मौके प्रोफेसर को मिलते हैं। मैं मैनेजमेंट की क्लासेस देने के लिए पुलिस वालों को पढ़ाता हूँ, मैं एग्रीकल्चर के लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं एक्सपोर्टर्स को पढ़ाता हूँ, मैं सीबीएसई का ट्रेनर हूँ। सीबीएसई का ट्रेनर एक जगह से नहीं हूँ, मैं 3 रीजन का, और चौथा रीजन भी मिलने वाला है मुझे, और कई रीजन मैंने छोड़े हैं अपने आप। डीएम्स की क्लास मैंने ली है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की क्लास मैंने ली है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि उनको, वो सब लोग ये जानते हैं जो टीचिंग में है वो नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर है। नो डाउट, आपको प्रूव करने के लिए तो चाहिए आपकी नॉलेज, बट अगर अर्निंग की बात आप करते हैं, इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं है। लेकिन आपको बनना भी पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप बन जाएंगे, स्काई इज द लिमिट, माइंडेड, स्काई इज द लिमिट। अर्निंग के प्रोस्पेक्ट से भी मैं कह रहा हूँ जबरदस्त स्कोप है। एडिटिंग में आप चले जाइए, एडिटिंग में देखिए आपको कितना पैसा मिलता है। टीचिंग वाला एडिटिंग में मोस्ट वेलकम होता है। राइटिंग में चले जाइए, लैंग्वेज के हैं तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के, तो आप ना जाने और तमाम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीकिंग फोरम्स पे आप अर्न कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि स्कोप, देखिए मैंने पहले ही बोला, स्कोप किसी चीज का बाहर नहीं होता, स्कोप हमें बनाना पड़ता है। स्कोप हर चीज का बन जाएगा अगर आप बनाओगे तो, हर चीज का स्कोप बन जाएगा आप बनाओगे तो। डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। I'm ready for my society, let's plan to do something together, especially in education sector। अनस, इस पे हम चर्चा कर लेंगे, अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे, और ये काम आई थिंक हमें करना चाहिए। और इट वुड बी वंडरफुल if we start giving knowledge to people free of, I mean we don't charge anything for that। ये हम शुरू करते हैं और करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ इसमें, और हम ये मिलकर कर सकते हैं। प्लानिंग नेवर फेल्स, वी फेल टू प्लान। क्या बात है अनस, क्या बात है। आप यहाँ बता रहे हो कि मुझे सब याद है जो आपने पढ़ाया है। यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग आई टॉट यू, दैट इज समथिंग वंडरफुल। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अभी, उस टाइम क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे। ये क्वेश्चन जो पूछा था आईएएस ऑफिसर बनने के लिए राशि ने, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आईएएस ऑफिसर करने आने के, मैंने पहले भी कहा था कि फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ना करें आप, क्योंकि करियर काउंसलिंग सेशन नहीं है, करियर गाइडेंस सेशन है।
लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आईएएस या पीसीएस के लिए बेटर यही है कि सबसे पहले आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं। जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर, और उसके लिए मनोरमा एयर बुक, आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड करें, क्योंकि एक सोशल सब्जेक्ट लेना होता है, तो सोशल सब्जेक्ट पे आप कमांड करें अच्छे से और उसको पढ़ें। आप राइट फ्रॉम क्लास 5 टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो भी पुस्तकें, जैसे अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री उसको डिटेल में पढ़ें, पूरा हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी हो जाए, या जोग्राफी लिया है तो जोग्राफी के बारे में जानकारी हो जाए, इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी हो जाए, एंड साइड बाय साइड आपका जनरल नॉलेज जो न्यूज़पेपर पढ़ के आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। या बहुत सारे बुक्स आती हैं जो ईयरली पूरे साल का न्यूज़ कंपाइल करके वो बुक्स मार्केट में रहती हैं, बिकती हैं, उन बुक्स को पढ़ें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग इंग्लिश लेसन ऑन सोशल मीडिया। आखिर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर माइंड नहीं करो तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। अगर आप माइंड नहीं करो तो ही बोलूँगा, वरना नहीं बोलूँगा। बोल देता हूँ, चलो आप माइंड भी करोगे तब भी बोल देता हूँ, सही बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करो आप। अभी अगर एडवांस लेवल पर ले जाओगे ना चीज़ों को, तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था पहले कि पहले अगर हम जेड पढ़ाने लग जाएं और एबीसी अगर बच्चों को नहीं आता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना सा मेरे को एक सजेशन आपको देना था। Nowadays generation is really confused regarding their career. They don't have proper career counseling. What they will do in this circumstances? अनस आपके पास अगर ऐसा कोई बंदा आ जाए तो आपके पास तो इसका सोल्यूशन है, आप बोल दोगे मौसम सिन्हा सर के पास चले जाओ, ठीक है। बट आज के टाइम में करियर काउंसलिंग के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले क्या कहा आपसे, अब मैं वापस वहीं आ गया जो पहली बात मैंने कही थी। सबसे पहले एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी आके पहले ये सेलेक्ट करिए मटेरियल की, आप मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, उस मटेरियल को आप दोगे ना तो वो अभी इतना यूजफुल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, एडवांस स्टूडेंट्स के हिसाब से भी। आप उन्हें राइटिंग स्किल में डेवलप करा के, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कि ये टफ वर्ड्स जो आप दे रहे हैं ना, ये ना करके उनको थोड़ा सा उनका राइटिंग में निखार पैदा कीजिए और उसमें क्रिएटिविटी के हिसाब से चलिए। नेहा, सेम क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, क्या बात चल रही थी? हाँ, तो काउंसलिंग कैसे होगा इसमें, आपकी बात ये थी थोड़ी सी। तो मैं वापस वहीं आ रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेप यही है कि आप कोई आप पे आता है या कोई भी व्यक्ति जो अपने करियर को चूज करने के लिए चला है, सबसे पहला उसका काम ये है कि वो अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करे। मेरा सिग्नेचर स्ट्रेंथ है सिंगिंग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए और वो काम ऐसा करना चाहिए। देखिए, लेवल बनाना पड़ेगा, लेवल नहीं बनाएंगे तो गई कहानी, खत्म खत्म। अपने एरिया सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए और सिग्नेचर स्ट्रेंथ को पकड़ के चलिए, तब कुछ हो सकता है। जब वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ, चाहे वो औरों के जरिए या आपने खुद, जैसे भी है, आपने जब पता लगा लिया सिग्नेचर स्ट्रेंथ के बारे में, अब उस पर आपका रिसर्च वर्क शुरू होता है कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 5 क्या होगा। फिर उस फील्ड से, जिस फील्ड को आपने आइडेंटिफाई किया है, जो आपका सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, उस फील्ड के जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है, उनके पास आप जाएं और उनसे बातचीत करें, जाने, यानी कि अब आप ये जानने की कोशिश करें कि करियर के हिसाब से नॉलेज कौन सी रिक्वायर्ड है उसके लिए। सब्जेक्टिव तो लेनी है आपको, फिर आप उस पर काम करना शुरू करें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और आज के टाइम में अब आपको फील्ड के बारे में कैसे चलना है किसी एरिया में, आप गूगल पर डाल दीजिए, सब मिल जाएगा आपको, you'll get everything, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आज तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी एक्स फील्ड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, गूगल पर टाइप कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस तक मिल जाएंगी आपको, उस पर आप करिए उसे, हु स्टॉप्स यू। लेकिन आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। अनस, थैंक यू सो मच, यू आर राइटिंग। मेरे पास तो आप जैसे चिराग हैं गुरुजी,
अनस स्टूडेंट से बने हम, तो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें ये ताकत, ये हिम्मत दी है कि हम अच्छी अच्छी बातें कर सकें, अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकें। और स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक टीचर की लाइफ में। ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बनाते हैं, बट आई एम वन ऑफ देम जो ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स भी टीचर्स को बनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा काम करती है, और उससे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है लाइफ में, ऐसा नहीं है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल्सो। आई हैव गॉट सम वंडरफुल स्टूडेंट्स जो हर पल हमारी नॉलेज को टेस्ट करते थे। अनस वो स्टूडेंट रहे हैं जो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते थे, और उससे कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन भी होता था और हम तैयार होकर भी जाते थे। तो तैयारी होती थी या नहीं होती थी, कम से कम रिवीजन तो होता ही था, अगर तैयारी होती भी थी तो पहले से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आकिब, मेरा प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज, मेरा सिर्फ कहना यही है कि आप अभी ये आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ नंबर 1, व्हाट इज़ नंबर 2, व्हाट इज़ नंबर 3। परहैप्स ये मेरी थिंकिंग है कि शायद आप नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, नंबर 3, नंबर 4 पे पहुंच गए, नंबर 1 पे जो चीज़ सर्व करनी है एडवांस स्टूडेंट्स को, वो शायद आप नहीं कर रहे हैं। ये मेरा थोड़ा सा एक कहना है आपसे। वो नंबर 3 पे है, जो नंबर 3 वाली चीज़ आप पहले रख दोगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अभी उनको जो बेसिक लेवल पे चाहिए, एडवांस में भी बेसिक लेवल पे जो चाहिए ना, वो सर्व करो आप, वो चीज़ दो। बट सर एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव समथिंग, वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। नहीं नहीं, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सेटिस्फाई करो, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन टू यू, बाकी कुछ नहीं है। सर मेरा हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है, लाइक मैनेजमेंट क्या होता है, बुक के हिसाब से क्या है, कैसे राइटर के हिसाब से, कब क्यों नहीं सिखाया जाता कि पर्सनल लेवल की पे किया है मैनेजमेंट। लाइक मैनेजमेंट मीन्स डूइंग समथिंग टैक्टफुली, फोकस करना होगा, प्रैक्टिकली फोकस। यस, मैनेजमेंट का मतलब आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स ये नहीं होता है। मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप किस तरीके से आप अपने को मैनेज करें। पहले सेल्फ मैनेजमेंट आता है बाद में, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर सेल्फ, हाउ कैन यू मैनेज अदर्स, यू कैन नॉट। तो दूसरों को मैनेज करने के लिए आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। साथियों, आपके सवाल का मैं वेट कर रहा हूँ, बट आपके सवाल नहीं आ रहे हैं। अनस ने सवाल पूछ लिया है और कुछ लोगों ने पूछा है सवाल। मैं तो आपको बताता रहूँगा बहुत कुछ, बट आई वांट कि आप कुछ आंसर्स दे, कुछ क्वेश्चंस पूछें। व्हेन यू गिव समथिंग डिफरेंट इट मेक्स अ डिफरेंस। सर आखिर वैसा नहीं है, यू आर ए वेरी गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, इसमें कुछ शक नहीं है, एंड आई नो यू। मैंने आपके पैशन को भी देखा है, समझा है। यू हैव अ लॉट ऑफ ज़ील, यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, एंड मैं उसका फ़ैन हूँ, आपके पैशन का फ़ैन हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप यू आर नॉट डूइंग वेल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट एक सजेशन अपनी ओर से मैंने दिया कि एडवांस लर्नर्स को भी आप पहले बेसिक से, एडवांस लेवल की जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड वे में चीज़ें सर्व होना शुरू होंगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। परहैप्स मेरे अभी कुछ सेशंस होंगे इंग्लिश के, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, वो आप जानेंगे उससे कि किस तरीके से आप उसको करेंगे। आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे उसमें, है ना। सर प्लीज़ कंडक्ट अ सेशन ऑन डिसीजन मेकिंग स्किल। तो शी डिसीजन मेकिंग स्किल पे मैं एक सेशन कर चुका हूँ बेटा, डिसीजन मेकिंग पे हो चुका है, बट देखते हैं, है ना। शुड वी स्टॉप ट्राइंग टू गेट मोर आफ्टर वी थिंक वी आर सेटिस्फाइड इन आवर फील्ड। शिखा, शिखा एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सेटिस्फेक्शन वाला बटन लगा रखा है अपनी लाइफ में, तो उसे तोड़ दीजिए, आज तोड़ दीजिए उसे। नो, लाइफ बहुत छोटी होती है, कहने को बड़ी होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। उसमें आप जितना आगे निकलते चले जाए, एक फील्ड के अंदर इतना कुछ करने को है, इसकी एक लिमिट नहीं है। तो आप जैसे कह रहे हैं ना, शुड बी स्टॉप ट्राइंग टू गेट मोर आफ्टर वी थिंक वी आर सेटिस्फाइड इन आवर फील्ड। नो, ऐसा नहीं, आई डोंट अग्री। क्योंकि
किसी भी एरिया में, आप तो टीचिंग में हो तो मुझे मालूम है, किसी भी एरिया में स्कोप ही स्कोप है काम करने का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 22 बुक्स का मैं ऑथर हूं, 23rd मेरी आ गया है, वो भी आई विल शेयर इट विद यू लाइफ स्किल्स के ऊपर। और मैं ये कहूं कि यार इट्स एनफ, नो इट इज नॉट एनफ। एज ए टीचर क्या आपने पूरी दुनिया को पढ़ा दिया? नहीं। सेटिस्फैक्शन कभी भी अगर आप अपनी लाइफ में ले आए, सेटिस्फैक्शन कहां होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन वाइल डूइंग योर जॉब होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग जॉब नहीं होना चाहिए। यू कीप डूइंग योर थिंग्स। उस तरीके से नहीं। सेटिस्फैक्शन काम कर रहे हैं, आपको सेटिस्फाइड, जैसे मैं अभी आपको सेशन ले रहा हूं तो आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। अब मैं सेशन करने के बाद कहूं अरे यार आई एम सेटिस्फाइड, अब तो नहीं लूंगा, अब तो बहुत कर लिया मैंने। नो, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि जितना ज्यादा मैं काम करूंगा, जितना डूइंग के साथ वाइल डूइंग में सेटिस्फेक्शन को डिराइव करूंगा, उतना मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मेरे लिए सक्सेस के पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाने चाहिए। सक्सेस का पैरामीटर फिक्स करके मत चलिए कभी भी कि मैं ये कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नो, सक्सेस को ऑनगोइंग बनाइए, ऑनगोइंग प्रोसेस, चलते रहने वाली क्रिया है। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर ऐसा कर लिया तो आई विल बी सक्सेसफुल। नो, नॉट लाइक दैट। जब ऐसा कर लिया तो मेरे कुछ और गोल्स हो गए, उसी फील्ड में कुछ और करूंगा। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे गोल्स कुछ और थे, आज मैं एक मुकाम पे हूं तो आज मेरे उसी फील्ड के गोल्स दूसरे हो गए। काव्या ने अपने को प्रूव कर रखा है टीचिंग में, अब उनके गोल्स डिफर कर गए कि उन्हें हायर एजुकेशन में जाना है। तो कीप डूइंग इट। सेटिस्फेक्शन को कभी स्टेबिलिटी के साथ नहीं रखिए, स्टेबिलिटी को सेटिस्फेक्शन को मोशन में रखिए, मूवमेंट में रखिए। कीप डूइंग योर वर्क और उसमें आप निकालिए अपना सेटिस्फेक्शन लेवल। आई वॉन्ट की अपील करें आप स्टूडेंट्स से कि कोई लेक्चर होता है उसको सुनकर अपने इनपुट्स डालें उसमें, सो दैट देयर माइंड विल हैव सम क्रिएटिविटी। कॉपी करने से बचे। अनस, बिल्कुल ये मैंने पढ़ दिया यहाँ पर। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंग्लिश इज मिशन। ओके, गुड। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे सेशंस पे एक फीडबैक बनाएं, अच्छा सा लिखें। अच्छा सा मतलब मेरा ये नहीं कि मेरी तारीफ करें आप, जो आपको फील होता है वो लिखें, और उस फीडबैक को बना करके आप अपने फेसबुक पे पोस्ट करें और उसको मुझे शेयर करें। सेशंस पे फीडबैक मैं एक एक बंदे से चाहता हूं, कोशिश करें कि आज कर दें, नहीं तो कल तक कर ही दें। ये मैं इसलिए चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे पता लगे मैं क्या कर रहा हूं, वो तो मुझे खुद भी मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए चाहता हूं कि ये जो है एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाला है, ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सेशंस पे, और जो लोग मेरे से पहले जुड़े हैं, जैसे कुछ ट्रेनिंग सेशंस पहले अटेंड किए हैं आप लोगों ने, उसका भी हवाला उसमें दे दें आप। और जैसे अनस हमारे कुछ स्टूडेंट रहे हैं तो वो थोड़ा सा मतलब आई मीन वो आप जस्ट ट्राई टू गेट माई पॉइंट। आई वॉन्ट पीपल टू बी मोटिवेटेड टू अटेंड टू माई सेशंस, जिससे उनका फ़ायदा हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेसबुक पेज पे इसको लिखें और एक अपील फॉर्म में लिखें और थोड़ा सा बताएं कि सेशंस से आपको क्या अचीव करने को मिल रहा है और सेशंस कैसे आपके लिए यूज़फुल हैं। वो आप फिर पोस्ट करें और मेरे को शेयर करें, जिससे कि मेरी वॉल पे भी वो दिखाई दे और लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जी सर, इन my 5 years of college, I never borrow a book from library. I was too focused on lectures and practical exposure, but these thing is missing nowadays. लेकिन अब आपको कुछ मिल पा रहा है, something is better than nothing.
If there would have been a button by me, I would not have asked you, sir. नहीं, वो बटन आपके माइंड में है मैडम, वो बटन एक्चुअल में आपके माइंड में है। आपकी थिंकिंग जैसी होगी आप वैसा ही ऑपरेट करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर आप कह देंगे मैं सेटिस्फाइड हूं तो आप सेटिस्फाइड है। आपको अपनी साइकी पे काम करना पड़ेगा। आपने लिखा कि अगर मेरे पास बटन होता तो मैं आपसे पूछती नहीं। आप पे बटन, किसी बटन मेरे पे भी नहीं है वो जो मैं आपको दे दूं। वो बटन आपके अंदर ही है। मैंने 3D का जिक्र किया था, डिजायर्स, ड्रीम्स एंड डेडिकेशन। इनको आप हटाओगे तो लाइफ आपके लिए लिमिटेड सी हो जाएगी। चुनिंदा सपनों के साथ कुछ लोग जीते हैं, रह रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, अपना अपना नजरिया होता है लाइफ के प्रति। कुछ लोग ये सोचते हैं बस इतना सा हो जाए, बस काफ़ी है हमारे लिए। वो है सोच कई लोगों की। लेकिन मैं जो एक सोच है उसको मैं बता रहा हूँ कि सोच होनी यही चाहिए कि अगर हमने ए बन गए तो हम A+ हो जाएं, A+ हो गए तो हम A++ हो जाएं। दिस इज व्हाट आई थिंक। मे बी यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। थिंकिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से लेकर लाइफ में चल रहे हैं। और आप, कई लोग होते हैं ऐसे, मैंने बताया अभी आपको, जो रुक जाते हैं, जिनको ठहरना पसंद है लाइफ में, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वो उसी दायरे में रह करके लाइफ को गुजारते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। बट मेरा मानना ये है कि जब लाइफ में हम हैं, इस ह्यूमन लाइफ, जब हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली, ऊपर वाले ने दी है, तो इसका हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें लोगों के वेलफेयर के लिए। हम एक नाम, क्योंकि जब आप नाम कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उस नाम जब भी आप कमाते हैं जब औरों को शोहरत देते हैं, औरों को ज्ञान देते हैं, औरों को कुछ ना कुछ मिलता है आपसे। आज अमिताभ बच्चन का नाम है तो अमिताभ बच्चन जी औरों को दे रहे हैं बहुत कुछ अब थ्रू हिज मूवीज। ये दिस इज व्हाट आई थिंक। तो ये जो बटन है, ये बटन आपके पास ही है मैडम, ढूंढना पड़ेगा इसे आपको। और अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, मैंने जो सोचा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन आप मेरी सोच से अगर इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ इस बटन को ढूंढिए और इस्तेमाल कीजिए। सर, आई एम ए फ्रेशर इन टीचिंग, सर प्लीज़ सजेस्ट सम गाइडलाइंस। नगमा, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप क्या करें, आप रिसर्च करें। एक तो आप अपना एक कोई विषय डिसाइड करें। देखिए, आप बेशक आप 2-2, 3-3 विषय पढ़ा रहे होंगे। अगर SPRT काम कर रहे हैं, आई बिलीव यू आर वर्किंग SPRT, तो आप वहाँ हो सकता है 3 या 4 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर फील्ड को डिसाइड कर लें जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है वहाँ तो उसमें क्वालिफिकेशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने अपना सब्जेक्ट इंग्लिश बना लिया तो इंग्लिश में क्वालिफिकेशन लेने के लिए पहले आप अटेम्प्ट करें, पहले इंग्लिश में क्वालिफिकेशन अपनी पूरी कर लें। फिर उसके बाद उस फील्ड में आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं। पढ़ाते रहें आप, मैथ्स इंग्लिश जो भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़ाते रहें, लेकिन उस फील्ड में अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। क्योंकि जब आप PRT से TGT की तरफ जाएंगे, TGT से PGT या और आप जाएंगे, तो आप वहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन के साथ जाएंगे। और वो स्पेशलाइजेशन अगर आपने अभी इस लेवल पर डिसाइड कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अभी से इस पर फोकस करके और नॉलेज लेवल आप धीरे धीरे अपना बढ़ाते चले जाएंगे। और जब आप नॉलेज लें इन चीज़ों की, तो उसमें क्या करें कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज का। आपको किसी एक्स टॉपिक की नॉलेज हो गई, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट करने के बहुत सारे वेज होते हैं, टेक्निक्स होती है, टूल्स होती हैं, मॉडल्स होते हैं। कई सारे मॉडल्स आप अपने, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप अपने मॉडल्स भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं अगर आप अपने मॉडल्स, तो आप बहुत सारे आजकल तो सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तमाम वीडियोस, अगर आप 10 लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस इंग्लिश में है, आपको पढ़ना, अगर आप 10 लोगों के वीडियो देखोगे तो 10 लोग अलग अलग अंदाज में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो 10 लोगों को सुनने का मतलब 10 स्टाइल आपके पास आ गए। फिर आपका अपना आउटलुक क्या है, आप उस टॉपिक को कैसे देख रहे हैं, आपका एक्सप्लेन करने का अंदाज क्या है, उसको लेकर के 10 लोगों को सुन के आपको भी तो एक आइडिया जनरेट होगा ना माइंड में। तो उसके हिसाब से आप नॉलेज को
लीजिए और नॉलेज के प्रेजेंटेशन पे भी काम करिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज धीरे धीरे लेते चले जाएंगे। जब उसमें एक्सपर्टाइज आप धीरे धीरे लेते चले जाएंगे तो जब आप आगे जाएंगे पीआरटी से टीजीटी पे, तो जब स्पेशलाइज होंगे वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके आगे जाएंगे प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप जब एक्सपोजर के साथ पहुंचेंगे टीजीटी या पीजीटी पे, तो आप वहाँ डे 1 से ही धूम मचाएंगे। तो ये मेरा कहना है। तो उसको एक सिस्टमेटाइज वे में आप चल के काम करें, तो इस तरीके से आप करें। ये मेरी खास तौर पे आपके लिए गाइडलाइंस है। और राइटिंग जरूर करें। देखिए, टीचर का राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप राइटिंग करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि राइटिंग के थ्रू क्या होता है, जब हम राइटिंग करते हैं तो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। केवल बाय वे ऑफ स्पीकिंग चीज़ें नहीं चलती हैं, बाय वे ऑफ राइटिंग ऑल्सो वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल। तो टीचर्स की आदत छूट जाती है लिखने की, लेकिन टीचर्स को लिखना चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूर। आधा पेज, एक पेज, पोइट्री लिखें, कुछ भी, वट एवर यू वांट, आप उसको लिखें, जिससे आपके कम्युनिकेशन जो है वो चैनलाइज्ड फॉर्म में रहे। जब आप लिखेंगे तो आप सोचेंगे भी कौन से वर्ड्स यूज़ करें। आप अगर कुछ वर्ड्स को आपने एक बार इस्तेमाल किया तो दूसरी बार सोचेंगे नहीं, आप ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने, नए करने हैं, तो फिर नए वर्ड्स ढूंढने चलेंगे। दिस इज हाउ यू डू। सर, व्हाट शुड be the outlook of hard work hard or smart? What should be the outlook? If smart, then how can one become smart? नेहा, मैंने आपको बताया कि स्मार्टनेस कहाँ से आती है। आई टोल्ड यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के थ्रू आप स्मार्टनेस डेवलप कर सकते हैं। जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज कैसे मिलेगी, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी पड़ती है। अब आजकल लोग क्या करते हैं, उन्हें किसी टॉपिक पे अगर कोई नॉलेज लेनी है, उन्होंने एक किताब से पढ़ा, और आज भी क्या है, आज वो बल्कि बुक्स भी नहीं, पतली पतली किताबें आ जाती हैं, उनको पढ़ा और काम हो गया, बस वो लिमिटेड नॉलेज ले ली। अब लिमिटेड नॉलेज तो स्मार्टनेस कहाँ से डेवलप करेगी? आपके अंदर जो सेंस क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का या उस फील्ड का जिसकी नॉलेज आप ले रहे हैं, वो जब भी क्रिएट होगा जब आप डिफरेंट रिसोर्सेज से उसे पढ़ेंगे, डिफरेंट राइटर्स की जो थिंकिंग है उनको जानेंगे। एक्स बंदा कुछ और कहता है, वाई कुछ और कहता है, जेड टॉपिक सेम है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन डिफर कर रहा है, उसकी सिचुएशंस डिफर कर रही हैं, उसके एग्जाम्पल्स डिफर कर रहे हैं, तो वो स्मार्टनेस क्रिएट करता है। स्मार्टनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज से आती है, उसी से विजडम क्रिएट होती है। जब आप नॉलेज को एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, तब आप समझ पाते हैं कि नॉलेज को एग्जैक्टली टैक्टफुली कैसे यूज करना है, और टैक्टफुली यूज करना ही स्मार्टली यूज करना है। तो स्मार्टनेस एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और वर्किंग से ही आता है। अच्छी नॉलेज हो, नॉलेज का प्रदर्शन हो, एक्सरसाइज हो, डिफरेंट सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन पे जब एग्जाम्पल को आप रखते चले जाओगे, नॉलेज को रखते चले जाओगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर दैट इज स्मार्टनेस। और जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि आपकी प्रिंसिपल मैडम ऑफिस में बैठी हुई हैं, उनको पता एग्जैक्टली कि नेहा मैडम किस मिजाज की हैं, फला मैम किस मिजाज की हैं, फला सर किस मिजाज के हैं, और उनके टेम्परामेंट से, उनके फोकस को जान करके समझ में आ जाता है कि ये टीचर क्लास में क्या कर रहा होगा, अब राउंड लेने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज स्मार्टनेस। मतलब इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एंड सीइंग कि कौन क्या कर रहा है, अगर उन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग ले ली सही से, डन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो गई ना। तो किसी भी काम को करने के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो उसका नॉलेज जो है वो डीप लेवल पे लेके जाइए। जितना डीप में जाओगे ना, डेप्थ में, उतना आपको वो नॉलेज एक्सपोजर देगी, एक्सपोजर फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। और जब वो एक्सपोजर आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस में फिट करने वाला आ जाएगा उस पर्टिकुलर नॉलेज के लिए, यू आर स्मार्ट। फिर तो आप स्मार्ट हो गए ना ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो स्मार्टनेस आएगी यहीं से। स्मार्ट की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, वो एक अलग बात है, वो मैंने गोल के कॉन्टेक्स्ट में बताई थी आपको, गोल सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो स्मार्ट होने का तरीका यही है कि आपका नॉलेज का लेवल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपके पास आ जाता है तो आप उस नॉलेज को डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपने नॉलेज को डिफरेंट सिचुएशंस में आपको इस्तेमाल करना आ गया, यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हो गए।
फिर स्मार्टनेस का स्मार्टनेस ही है वो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो स्मार्टनेस है। बहुत सारे तरीके हैं नॉलेज को गेन करने के, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी अब आपको एक लेख लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, आपने उठाया 2 किताबें पढ़ी और लिख दिया, क्या नॉलेज? ये तो लिमिटेड नॉलेज है ना, तो ये कहां से दे देगी आपको स्मार्टनेस? लिमिटेड नॉलेज तो स्मार्टनेस नहीं दे सकती ना। नॉलेज का अगर वाइड स्पेक्ट्रम आपके पास होगा तो आपके पास स्मार्टनेस होगी ना। तब आप जान पाओगे ना कि इस नॉलेज को इस सिचुएशन में ऐसे फिट करना है, इसको 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 ऐसे फिट करना है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एक स्मार्टनेस का, ये एक टेक्ट का भी एग्जाम्पल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई चोरी करता है, ये लॉ है, लॉ का विषय है, तो चोरी करने वाले को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि आप उसे पुलिस वाले को सुपुर्द कर दें। ठीक है, ये नॉलेज आपने ली है, बुक्स में है। अगर कोई भीख मांगने वाला बंदा चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो आप क्या करोगे? उसे जेल लेके जाओगे? आप कहोगे कैसे जेल लेके जाऊं, या तो वैसे भी परेशानी में, क्या जेल लेके जाऊं? तो आपने जो नॉलेज ली उस नॉलेज का कॉन्टेक्स्ट डिफर कर गया ना वहां पर, वहां आप नहीं करोगे ना ऐसा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि किताबों में लिखा होता है सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सच बोलो। किस किताब में लिखा है? लिटरेचर की कुछ बुक्स में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादातर किताबें क्या कहती हैं? माइथोलॉजिकल बुक्स में है, रिलीजियस बुक्स में है, लेकिन ज्यादातर किताबें क्या लिखती हैं? सच बोलना चाहिए, यही कहती है ना। फिर क्या होता है? फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी की हेल्प करने के लिए झूठ बोलोगे तो वो गलत है क्या? सच से भी बड़ा है। अगर किसी की मदद करने के लिए आप झूठ बोलते हैं तो वो सच से भी बड़ा है। तो ऐसा झूठ झूठ नहीं होता, उसकी पोजीशन सच से भी ऊपर वाली होती है। ये कितनी किताबों में लिखा है। ये जब हम नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करते हैं सिचुएशंस में तो हमारे अंदर विजडम क्रिएट होती है, तब हमारे अंदर एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं स्मार्टनेस की वो डेवलप होती है। तो स्मार्टनेस को डेवलप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की तरफ भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की तरफ जाओगे तो आपके अंदर स्मार्टनेस डेवलप होगी। और उसका तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी टॉपिक पे जब आप काम करें या किसी भी विषय पे जब हम काम करें तो उसके डीप में चले जाएं, गहराई में चले जाएं। जितना गहराई में आप जाओगे आप वहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाल के लेके आओगे। आपको पता होगा उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आप यूज़ करेंगे, कैसे उस नॉलेज का फ़ायदा लेंगे, ये आपको पता लग जाएगा। तो नेहा, स्मार्टनेस डेवलप करने के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के पीछे भागें और उस पर आप फोकस करें, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अचीव होगा। क्वेश्चंस अभी कोई क्वेश्चन आया है? Nagma is saying I sent feedback about your session. Hope you would like it. नगमा, मेरे लाइक करने या नहीं लाइक करने से फर्क नहीं पड़ता, जो आपको लगता है वही आपको देना है। It's not about liking or not liking. Sir, I know, but you said that if you have that button, so I am telling you that I don't have button to stop myself getting more and more knowledge. I don't have button to stop myself getting more and more knowledge. शिखा जी, मेरा कहना यही है कि नॉलेज आप जितनी लेते जाएं, जितनी बढ़ाते चले जाएं, आप ही के लिए बेहतर है वो। क्योंकि मैंने कहा लाइफ बहुत छोटी है और इस लाइफ में नई नई चीज़ें जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं और काम करते जाएं।
जितना हम अपने को प्रूव करते जाएंगे, जितनी हम नई नई चीज़ें लेके आते जाएंगे लाइफ में, हमारे लिए वो बेहतरीन होगा, हमारे लिए वो अच्छा होगा, और वो हमारे लिए एक कामयाबी बन करके आएगी। साथियों, टाइम टेबलिंग बहुत बड़ा इशू रहता है। करियर गाइडेंस के लिहाज से टाइम टेबलिंग बहुत क्रूशियल इशू है। मैं ये मानता हूँ कि टाइम टेबल कभी पहले नहीं बनाना चाहिए, पहले टाइम स्केड्यूलिंग करनी चाहिए। यानी फ्यूचर, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 10 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हैं, 5 साल बाद अपने को कहाँ देखते हैं, वो जो आपने 5 साल 10 साल के लिए सोचा है कि 10 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हैं, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएं। फ्यूचर को आप कितना टाइम आपके पास है, उस टाइम और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, उसके हिसाब से टाइम में उसको डिवाइड करने कि ये काम इतने टाइम में, ये काम इतने टाइम में, ये काम इतने टाइम में, ये काम इतने टाइम में। और फिर अल्टीमेटली जब उसको आप कैलकुलेट करने चलेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ पे कितना वक्त देना है। कलाम साहब यूज्ड टू से कीप एक्वायरिंग नॉलेज। मुशर्रफ, डॉक्टर कलाम इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। मैं बहुत बड़ा वाला भक्त हूँ उनका। और कलाम साहब ने एजुकेशन के फील्ड में जो किया है, दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। हम मेरे पास शब्द नहीं है उनके कंट्रीब्यूशन के, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड को दिया, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड को दिया है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ कि अगर आपको टीचर बनना है तो कलाम सर जैसा बने, साइंटिस्ट बनना है तो कलाम सर जैसा बने, पॉलिटिशियन बनना है तो कलाम सर जैसा बने, और इंसान बनना है तो कलाम सर जैसा बने। उनकी सोच, उनका एटीट्यूड अपने अंदर लाएं, वो बहुत ज़रूरी है। जिस सोच से उन्होंने, सोच मैटर करती है, थिंकिंग मैटर करती है बहुत ज़्यादा आपके करियर में, कि आप किस तरीके की सोच, किस तरीके की धारणा रखते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो टाइम स्केड्यूल, यानी फ्यूचर जो आपने 5 या 10 साल का समय अपने लिए रखा, अपनी अपनी लाइफ के लिए, कि इसमें आपको ये करना है, उसके हिसाब से चीज़ों को बनाएं और करें। समय हो चुका है साथियों अब विदा लेने का। ये सेशन हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं, और आपसे पुनः दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जिन्होंने मेरे सेशंस को रेगुलरली अटेंड किया है, इस पर एक फीडबैक फॉर्म करें और उसको अपने ग्रुप पे, अपनी फेसबुक पेज पे आप उसको शेयर करें, और फिर उसको वहाँ आप दे दें, उसको शेयर कर दें, एंड देन टेक इट टू मी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें और उनको नॉलेज मिल सके। जेन्युइन फीडबैक, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे भी अपनी फीडबैक ज़रूर दें, ज़रूर बताएं कि आपको सेशन में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। इससे एक रिवीजन भी होता है जब आप ये सारी चीज़ लिखेंगे। व्हाट विल बी नेक्स्ट टॉपिक सर, यू कैन सजेस्ट। अभी आई हैव नॉट थॉट ऑफ, अभी मैंने सोचा नहीं है उसके बारे में, बट यू कैन सजेस्ट इट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा इस सेशन में से, उसको कमेंट में डालें, जिससे कि वो एक रिवीजन का काम करे लोगों के लिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ आप, जो मैंने कहा कि आप अपना फीडबैक भी दें जो लोगों को मोटिवेट करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सेशन को अटेंड कर सकें, उनको फ़ायदा हो सके। नौशाद, मैनेजमेंट समटाइम्स शोज सेटिस्फेक्शन विद आवर वर्क, सो व्हाट शुड वी डू टू मेक आवर वर्क बेटर। चीज़ों को बढ़ाते चले जाइए। आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही चल रहा है अभी तक। चीज़ों को बढ़ाते जाइए, करते जाइए काम, सेटिस्फेक्शन मत रखिए किसी भी चीज़ को। मैंने कहा ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस प्लस, वो वाली अप्रोच रखिए। सेटिस्फाई हो तब भी आप सेटिस्फाई मत हुई, आप उसमें और भी फ़ायदा जोड़ते चले जाइए, ये मेरा कहना है। और आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ही हैं। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज ए होल ले लेंगे तो कोई भी एक फील्ड जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो किसी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इशू लें, उस पर अगर हम काम करें तो अच्छा है। सर, आई लाइक दैट आई रोट अबाउट you and I'm saying this to you to would like, because I want try to feel you more special after seeing my feedback that you are doing a great job. Thank you Nagma. It is I always say it is my duty towards nation, duty towards my community. आप मेरी कम्युनिटी के लोग
आप सभी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं और मेरा दायित्व बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जितना हो सकता है आप सब के लिए करूं, जितना नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूं मैं करूं, और ऐसा मैं कह रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।